हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों की बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो कि आप लोगों के सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो आप लोगों को जो इकोनॉमिक्स है वो कवर करनी है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप लोग एनटी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए या फिर किसी भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहां पर इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है, उन सभी के लिए ये वीडियो यूजफुल रहने वाली है। ठीक है, शुरू करती हूँ मैं मेरे आज का टॉपिक। ठीक है बच्चों, ये इंट्रोडक्शन की स्पेलिंग थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, आप लोगों को ठीक कर लेनी है। ठीक है, इंट्रोडक्शन की स्पेलिंग में गड़बड़ कर दी है हमारे टेक्निकल टीम ने। इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स या टू इकोनॉमिक्स। देखो बच्चों, अब है आप लोगों का जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ना जान होती है। बहुत सारे बच्चों को इकोनॉमिक्स टिपिकल लगती है कि मैम कैसे समझ आएगी, या 11th में पढ़ी थी या कभी भी नहीं पढ़ी है, या ग्रेजुएशन के टाइम में भी पास करी है रो धो के। बेटा, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इकोनॉमिक्स आती है, सबसे पहली बात तो इकोनॉमिक्स इतना टिपिकल सब्जेक्ट है नहीं। दूसरी बात ये है कि अगर एक बार आप कंटेंट समझ लेते हो ना कि तो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं वो चीज टैकल करना। आप बहुत सारी चीजें पढ़ जाइए, बट आप अगर एग्जाम का क्वेश्चन टैकल नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स आपने सही तरीके से नहीं पढ़ा है। अगर आपने बहुत कम पढ़ा है और एग्जाम के क्वेश्चन हो गए, तो आप लोगों का मेन टारगेट एग्जाम के क्वेश्चन को टारगेट करना है, नॉलेज तो बाद में देखी जाएगी। ठीक है, तो मैंने कंटेंट इसी अकॉर्डिंग बनवाया है, इस अकॉर्डिंग पूरा कंटेंट रेडी किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों का जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं बोल सकूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे चीजों को कवर करना है, कैसे चीजों को लिखना है। ठीक है, वो चीजें आप लोगों को देखनी है, और ये आप लोगों की ये वीडियो हर एग्जाम में यूजफुल रहेगी। चाहे आप सीयूईटी के लिए जा रहे हो, सीईटी के लिए जा रहे हो, आप एचएसएससी सीईटी ग्रुप 6 में भी आती है, ग्रुप 56 में भी आती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप लोगों की इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स में तो जान नहीं होती इकोनॉमिक्स, काफी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स है क्या, देखो। तो एक बहुत रटी रटाई डेफिनेशन नहीं, बल्कि मैं स्टार्टिंग से आप लोगों की चीजें शुरू करना चाहूंगी। इकोनॉमिक्स बेटा दो वर्ड से मिलके बना है, इको प्लस नॉमिक्स। इको का मतलब होता है धन, और नॉमिक्स का मतलब होता है संबंधी क्रियाओं का अध्ययन, यानी मानव की धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करना इकोनॉमिक्स कहलाता है। ठीक है, तो ये है पूरा इकोनॉमिक्स। जो डे टू डे एक्टिविटीज होती है ह्यूमन बीइंग की लाइफ की, उस चीजों को ही बताती है, बस आप ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, जिसके अंदर आप लोग कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब की बातें करते हैं। अब है मैम, ओरिजिन कहाँ से हुआ इकोनॉमिक्स का, और ओरिजिन में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे आप लोगों की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो चीजें। ठीक है, तो ओरिजिन क्या हुआ, इकोनॉमिक्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ। ये ग्रीक भाषा का एक वर्ड है जिसका नाम है ओइकोस। ठीक है, मीन्स हाउस। ठीक है, फिर उसके बाद है नोमस। नोमस का मतलब होता है आप लोगों का मैनेज। इन दीज टू वर्ड्स जब आप लोगों की ये दोनों वर्ड मिले, मर्ज हुए, तो ही बनी आप लोगों की इकोनॉमिक्स। ठीक है, ओइकोनोमिया जब आप लोगों का बना, उससे ही मीनिंग आया हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, यानी ओइकोस मतलब था मीन्स हाउस, और नॉमस का मतलब था मैनेज। ठीक है, तो हाउस होल्ड मैनेजमेंट आया आप लोगों को ओइकोनोमिया से। ठीक है, तो पहले, फिर उसके बाद जो अर्लियर जो पीरियड था इकोनॉमिक्स, लिंक हुआ इकोनॉमिक्स का पहले पॉलिटिक्स से, फिर इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा जाता था इकोनॉमिक्स को। ठीक है, द सब्जेक्ट नेम वाज चेंज फ्रॉम द पॉलिटिकल इकोनॉमी टू इकोनॉमिक्स बाय अल्फ्रेड मार्शल। जो पॉलिटिकल इकोनॉमी से इकोनॉमिक्स में चेंज किया हमारे अल्फ्रेड मार्शल सर ने। ठीक है, अब है बेटा डेफिनेशन, क्योंकि इन्होंने चेंज किया, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो अल्फ्रेड मार्शल, राइट। हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, बताओ मुझे। आप लोग ना फादर ऑफ इकोनॉमिक्स में बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज होते हैं। अल्फ्रेड मार्शल बताओगे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर आप लोगों ने कभी भी
फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, या फिर कभी भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है ना तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो आप लोगों को आना ही चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं ना, क्योंकि इन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमी से चेंज किया था तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स को अल्फ्रेड मार्शल मान लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हमारा कहा जाता है एडम स्मिथ सर को। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किन्हें कहा जाता है आप लोगों के? एडम स्मिथ। इज इट क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं, आप लोगों का चाहे कोई भी एग्जाम हो, याद रखोगे। पॉलिटिकल इकोनॉमी से आप लोगों की सिंपल इकोनॉमिक्स में चेंज किया अल्फ्रेड मार्शल सर ने, बट हु इज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ इज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, बेसिकली 4 डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की बहुत जरूरी है, जो आप लोगों को याद रखनी है और इनको चाह कर भी नहीं भूलना है। ठीक है, देखो आपने इकोनॉमिक्स ग्रीक भाषा का शब्द जो कि ओइकोस जिसका मतलब था हाउस और नोमस जिसका मतलब था मैनेजमेंट, इस वर्ड से लिया गया, ग्रीक भाषा का है। पहले पॉलिटिक्स में यूज की गई इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमी आई, देन इकोनॉमिक्स बनी और अल्फ्रेड मार्शल सर ने ये चेंज लाया था। बहुत सारी डेफिनेशन है जिसमें से 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने कौन सी डेफिनेशन दी है, अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इस वजह से मैंने ये आप लोगों का ऐड करवाया है। ठीक है, आप लोगों को ये चीजें मैंने बोला कभी भी नहीं भूलनी है, हमेशा याद रखनी है। फिर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन कहा जाता है? एडम स्मिथ। ठीक है, मैंने बिल्कुल बेसिक्स से शुरू करवाया आप लोगों का। ठीक है, जो भी बच्चे, मुझे पता है आप लोग अब मेरे कोर्स में आ चुके हैं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को तहे दिल से थैंक यू करना चाहूंगी। जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्स में मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो जिन्होंने प्रिपरेशन शुरू से, मतलब अभी से शुरू करना स्टार्ट कर दिया है, और अगर मेरे कोर्स की तरफ आए तो आप लोगों ने बिल्कुल मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है। बच्चा, मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को महत्वपूर्ण कंटेंट और आप लोगों को पूरा इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवा सकूं। बच्चों, आप लोगों का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जब निकलता है 2 तरीके से। सबसे पहले आप अपने कॉम्पिटेटिव से हटके सोचते हैं, दूसरी बात आप टाइम रहते प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे इसका नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। मैं देखो, आप मेरे कोर्स में आ चुके हो तो मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कोर्स सेल करना है या नहीं, क्योंकि आप लोग तो आ चुके हो ना मेरे कोर्स में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बोलूं कि अगर आप लोगों का डिले भी हुआ, यानी आप लोगों की इलेक्शन है और असिस्टेंट प्रोफेसर का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, राइट, तो आप लोगों का डिले भी हुआ ना, तब भी मैं ये बोलूंगी चाहे कोई भी सरकार आए, आप लोगों की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी जल्दी। बिकॉज आप लोगों की 2019 में भी जब इलेक्शन के बाद जब शुरू का दौर था, तभी आप लोगों की विद इन 3 मंथ्स में आ गई थी वैकेंसी, और आप लोगों को 4 मंथ्स का टाइम दिया गया था हार्डली। जब आप लोगों का एक ही पेपर हुआ था, यानी फरवरी मार्च में फॉर्म निकले थे और आप लोगों की जुलाई अगस्त में पेपर ले लिया था, तो आप लोगों को 3 या 4 मंथ्स हार्डली दिए गए थे। तो आप लोग, जो बच्चा प्रिपरेशन पहले से शुरू कर देगा उसी की प्रिपरेशन हो पाएगी, और बाकी तो बस वो बोलते हैं ना, उस टाइम में जितना पढ़ेंगे, राइट। तो मैं ये नहीं कहती हूँ, देखो बच्चा, आप लोगों की पहले की जो नॉलेज है वो हमेशा काम आती है, तो आप लोग अपना, मैं ये नहीं कहती 5-6 घंटे अभी से पढ़ो और फिर आप लोग जब एग्जाम टाइम आए जब तक एग्जॉस्ट होके बैठ जाओ फिर नहीं पढ़ोगे। मैं कहूंगी सिर्फ आप 2 आवर्स निकालिए अभी अपनी स्टडी को, वो 2 आवर्स ही आप लोगों को और लोगों से बेहतर बना देंगे। तो आप लोगों ने जब कोर्स ले लिया, पूरा ट्रस्ट कर लिया है, तो 2-2 घंटे अपने पढ़ाई ईमानदारी से करते रहिए। अभी मैं एचपीएससी का जो पुराना सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो पूरा कोर्स करवा रही हूँ, और आप लोगों का जब सिलेबस चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग भी करवाऊंगी। मैं आप लोगों को बता चुकी थी सारी चीजें। अब एडम्स में जो डेफिनेशंस है वो कौन कौन सी है, देखो बेटा, कौन कौन सी डेफिनेशन आप लोगों को सीधे सीधे एग्जाम में पूछी जाती है। वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन किसने दी? एडम स्मिथ सर ने दी। वेलफेयर रिलेटेड अल्फ्रेड मार्शल सर ने दी। स्कैरसिटी रॉबिन्स ने दी। ठीक है, और ग्रोथ से रिलेटेड पोल ए सैमुअल्सन ने दी। जैसे मैं बोलूं कि अगर किसी एक बात में 5 पंडित 5 राय, वो कहना गलत नहीं होगा। ऐसे ही इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन 5 लोगों ने अलग अलग तरीके से दी, कि भाई एडम स्मिथ सर तो कहता है कि इकोनॉमिक्स है ना वेल्थ से रिलेटेड है, यानी वेल्थ से रिलेटेड है, धन से संबंधित है। लेकिन अल्फ्रेड मार्शल सर कहते हैं कि वेलफेयर से रिलेटेड है। स्कैरसिटी की डेफिनेशन रॉबिन्स कहते हैं कि जो स्कैरसिटी यानी आप लोगों को जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको चुनना पड़ता है, कंज्यूमर्स या फिर जो पीपल है उनको चुनना पड़ता है, क्योंकि उनके पास अनलिमिटेड वांट्स है और जो उनकी पूरा करने वाले साधन है वो लिमिटेड है। और ग्रोथ से रिलेटेड पोल्स ए सैमुअल्सन ने दी। ये यहाँ पे साथ साथ याद करते हुए चलना है। ठीक है, सबसे पहले इकोनॉमिक्स किस वर्ड से आया बताओ मेरे को, अभी साथ साथ बताओ। मतलब ग्रीक वर्ड से आया, ठीक है, ओइकोस, जिसका मतलब है हाउस, और नोमस का मतलब है मैनेज। तो जो आप लोगों का ओइकोनोमस का मतलब हुआ हाउस होल्ड मैनेजमेंट,
और पहले जो इकोनॉमिक्स है वो पॉलिटिक्स में आई, पॉलिटिकल इकोनॉमिक बोला गया, देन अल्फ्रेड मार्शल सर लेकर आए सिंपल नॉर्मल इकोनॉमिक्स। 4 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, 4 पंडित 4 राय। वेल्थ रिलेटेड एडम स्मिथ ने, वेलफेयर रिलेटेड अल्फ्रेड मार्शल ने, स्कैरसिटी रॉबिन्स ने, ग्रोथ से रिलेटेड पॉल से सैमुअलसन ने। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा जाता है। और वेल्थ डेफिनेशन के अंदर एक बुक जो एडम स्मिथ सर ने लिखी थी वो क्या थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 में लिखी गई और एडम स्मिथ सर ने लिखी। ठीक है, इसीलिए इन्हीं को वेल्थ डेफिनेशन इन्हें दी है, यही बोला गया। और कौन सी बुक में, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कजेज वेल्थ ऑफ द नेशन। ये एग्जाम में पूछा जाता तब लिखा है, मैंने फालतू की चीजें नहीं लिखी है, ध्यान रखना है। अब बहुत सारे बच्चे जो एचपीएससी सब्जेक्टिव के हिसाब से देंगे, तो आप लोगों को मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसी में आप लोगों की इतनी प्रिपरेशन करवा दूंगी, ताकि आप सब्जेक्टिव में जो लिखोगे वो आप लोगों के अपने आप वर्डिंग ध्यान आएगी। ठीक है, जैसे यूपीएससी वाले प्री के साथ साथ मेंस की प्रिपरेशन करते हैं, ऐसे ही आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के टाइम में ही प्रिपरेशन कर लेना है खुद को सब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि आप लोगों के सब्जेक्टिव के लिए भी बहुत कम टाइम मिलता है। और आप लोगों के पीजीटी लेवल पर सब्जेक्टिव लिया गया है, सोचो असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे तो लिया ही जाएगा, तो अब ये भूल जाओ कि एक पेपर होगा। ठीक है, अब देखो फीचर्स क्या क्या है। फीचर्स यानी स्टडी ऑफ वेल्थ, एडम स्मिथ सर ने स्टडी ऑफ वेल्थ बताया है। बस आप लोगों को जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं उनको रीड करके चल जाना है, नेट वाले बच्चे और ये सब। बाकी जो एचपीएससी वाले बच्चे हैं उनको ये डीप में पढ़ना है कि स्टडी ऑफ वेल्थ बताया है कि वेल्थ से रिलेटेड डेफिनेशन एडम स्मिथ सर ने दी। स्टडी ऑफ मटेरियल गुड्स ओनली, मटेरियल गुड्स के बारे में बताया, जो मटेरियल गुड्स मतलब जो यूजफुल चीजें हैं। ठीक है, कजेज ऑफ वेल्थ। ठीक है, फिर उसके बाद है मच एम्पैथेसिस ऑन वेल्थ और क्रिटिसिज्म टू मच मतलब स्ट्रेस ऑन वेल्थ। एडम स्मिथ सर ने ये जो सब्जेक्टिव में पेपर देंगे उन बच्चों के लिए लिखा गया है। ठीक है, ये आप लोगों को एक बारी देख लेना है। वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन आप लोगों को किसने दी, आप लोगों को पहले ऊपर बता के आई हूँ। वेलफेयर रिलेटेड अल्फ्रेड मार्शल सर ने दी। ये बोलते हैं, अल्फ्रेड मार्शल सर बोलते हैं कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स में वेलफेयर से रिलेटेड ज्यादा चीजें पढ़ते हैं और वेलफेयर के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ मैनकाइंड ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट examines that part of individual social action which are the most closest connected with the attainment use of material requisite of well-being। ठीक है, स्टडी ऑफ मैनकाइंड और वेलबींग की बातें करता है कि हमें इकोनॉमिक के साथ साथ ह्यूमन बींग की भी वेलफेयर का ध्यान रखना चाहिए। नैरो डेफिनेशन है ये। ठीक है, आप लोगों को बस एक बार रीड कर लेना है जो सब्जेक्टिव वाले बच्चे हैं वो। स्कैरसिटी रिलेटेड डेफिनेशन किसने दी है, स्कैरसिटी यानी आप लोगों की मतलब रिसोर्सेज आप लोगों के कम है और जो आप लोगों की वॉन्ट्स है वो अनलिमिटेड है, इसलिए चुनना पड़ता है, चुनाव की समस्या आती है, उसे कोई बोलते हैं स्कैरसिटी। ठीक है, अब रोबिन सर ने भी एक बुक लिखी है 1932 में, उनकी बुक थी एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ठीक है, आप लोगों से इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, इकोनॉमिक्स एक साइंस है, वॉन्ट्स है जो अनलिमिटेड है, जो हमारे मीन्स है उनको पूरा करने वाले साधन है वो कम है, स्केयर है, और मीन्स है अल्टरनेटिव यूजेस यानी जो चीजें हैं उनके भी अल्टरनेटिव यूज है, जैसे दूध से दही बना सकते हो, पनीर बना सकते हो, ऐसे अल्टरनेटिव यूजेस हैं। फिर उसके बाद है फीचर्स, इकोनॉमिक्स साइंस, ह्यूमन बिहेवियर, अनलिमिटेड एंड स्केर्स मीन्स। ये वाले मैंने पहले ही बता दिया, सब्जेक्टिव के हिसाब से चीजें रखी गई हैं, तो आप लोगों को जो डिटेल दी हुई है वो पढ़नी है। फिर है ग्रोथ डेफिनेशन। ग्रोथ डेफिनेशन फोर्थ एंड लास्ट डेफिनेशन है ये, आप लोगों की ग्रोथ रिलेटेड डेफिनेशन पॉल ए सैमुअलसन ने दी है, जो मॉडर्न डेफिनेशन है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स को ग्रोथ ओरिएंटेड बताता है। कहता है इकोनॉमिक्स में चीजों को इस तरह से बताया गया है, एक स्टडी एक की मैन और सोसाइटी की, ताकि वो एक साथ आए, अपने मनी और जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट पे, प्रोडक्शन पे, रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस पे इस तरह से काम करे, इससे वेलफेयर और सोसाइटी दोनों की वो ह्यूमन और सोसाइटी दोनों की ग्रोथ हो सके, यानी ग्रोथ से रिलेटेड डेफिनेशन देता है पॉल से सैमुअलसन। ठीक है, फिर है प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, यानी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज जो ऐसे रिसोर्सेज है जिनसे बहुत सारी जिनका यूटिलाइजेशन करके प्रोडक्टिव चीजें की जा सकती हैं, उन रिसोर्सेज की बात करता है। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, यही क्योंकि ग्रोथ की बात कर रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन ऐसे होना चाहिए ताकि हर एक बंदे को हर एक चीजें प्रोवाइड की जा सके। डायनामिक और वाइडर डेफिनेशन, ये एक डायनामिक और वाइडर डेफिनेशन है। डायनामिक मतलब जिसको चेंज किया जा सकता है, वाइडर में यानी बड़ी।
एडुकेट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज का एडुकेट एलोकेशन करता है और ये भी बताता है कि ताकि प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके आप लोगों का, जितने भी रिसोर्सेज है उनका मतलब एक्सप्लोइट ना हो। वॉन्ट्स है, वॉन्ट्स सेटिस्फेक्शन, ठीक है, एफर्ट्स वेल्थ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप लोगों की कौन कौन सी होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप लोगों ने बिजनेस में भी पढ़ी है, जो ऐसी एक्टिविटीज जो पैसे कमाने के लिए की जाती है उसे बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, राइट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो ह्यूमन बीइंग करता है मेनली अर्न इनकम प्रॉफिट कमाने के लिए जो करता है उसे बोलते हैं, ठीक है। जिससे बाइंग और सेलिंग गुड्स हो गया, बहुत सारी जो कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी किस लिए करता है? बंदा इनकम कमाने के लिए करता है। कंजम्पशन कोई कंजम्पशन नहीं करेगा यानी चीजों को कंज्यूम नहीं करेगा तो क्या करेंगे? तो फिर कुछ भी सेल नहीं होगा। कंजम्पशन इज द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट इज द कॉज ऑफ प्रोडक्शन। कंजम्पशन इज प्रोसेस ऑफ विच द ह्यूमन वांट्स आर सेटिस्फाइड। ये कहता है कंजम्पशन नहीं होगी तो कोई प्रोडक्शन भी नहीं करेगा, तो कंजम्पशन से शुरुआत होती है, क्योंकि लोग खाते हैं इसलिए तो खाना बनता है। अगर लोग खाएंगे ही नहीं तो खाना बनेगा क्यों, राइट। तो कंजम्पशन शुरुआत होती है, देन प्रोडक्शन होता है, फिर प्रोडक्शन के बाद एक्सचेंज, यानी जिस बंदे को जो चीज की जरूरत है उस तक पहुंचाया जाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन के भी अपने फैक्टर होते हैं। यानी आप लोगों के, मैं बोलूं, प्रोडक्शन के 4 फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। प्रोडक्शन के 4 फैक्टर आप लोगों से कोई कभी भी पूछे, ये भी पूछा भी जा सकता है। प्रोडक्शन के चार फैक्टर होते हैं, कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो लैंड को, अगर हम लैंड यूज करते हैं किसी की तो रेंट देते हैं, लेबर यूज करते हैं तो लेबर को वेजेस देते हैं, कैपिटल यूज करते हैं कैपिटल को, यानी अगर हम बोरोड कैपिटल का यूज करते हैं यानी किसी से उधार में कैपिटल लेते हैं तो उसको इंटरेस्ट देते हैं। एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, यानी इंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है, जो पहली बार किसी काम को खोलता है उसे प्रॉफिट मिलता है। पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में बांटा, किसने? रेगनर फ्रिश ने, ठीक है, ये याद रखना है। रेगनर फ्रिश सर थे, इन्होंने क्या करा है? इकोनॉमिक्स को 2 भागों में बांटा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। आप लोगों को एक चीज, बड़ी चीज याद रखनी है, इकोनॉमिक्स के जो राइटर होते हैं उनको राइटर नहीं बोलते हैं बेटा, इकोनॉमिक्स को लिखने वाले को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अगर मैं राइटर बोल दूं तो उससे सॉरी, ठीक है। इकोनॉमिक्स को 2 भागों में बांटा रेगनर फ्रिश इकोनॉमिक्स ने, उन्होंने माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, और जो माइक्रो है वो भी ग्रीक भाषा के माइक्रोस वर्ड से लिया गया है, ठीक है। और आप लोगों का इंडिविजुअल इवेंट्स के ऊपर बात करता है, इसका मतलब है स्मॉल। जब हम एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट के प्राइस की बात कर रहे हैं, एक कंपनी के प्राइस की बात कर रहे हैं, फैक्टर, प्राइसिंग, थ्योरी, वेलफेयर, सब कुछ एक ही चीज का देख रहे हैं, माइक्रो लेवल पे देख रहे हैं, उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, यानी सभी का, पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, होल जो कंट्री है उसकी इनकम की बात कर रहे हैं, यानी नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, यानी एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात कर रहे हैं, होल इकोनॉमी पर, होल कंट्री पर। प्राइस लेवल की बात कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन है पूरी कंट्री के अंदर, जब पूरी पूरी कंट्री की बात की जाए, मनी बैंकिंग की बात की जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाए, तो वो सारा मैक्रो का पार्ट होता है। माइक्रो मतलब मैं बात करूं कि सिर्फ एक स्पेसिफिक स्कूल में क्या चल रहा है, एक स्पेसिफिक बोर्ड पे क्या चल रहा है, यानी सीबीएसई, मैं होल सीबीएसई की बात कर रही हूँ, यानी ये क्या हो गया? मैक्रो लेवल हो गया। मैं बात करूं कि एक स्कूल, यानी आप लोगों का डीपीएस एक स्कूल है उसकी बात कर रही हूँ, तो एक माइक्रो लेवल पे बात कर रही हूँ। यानी आप लोगों को याद रखना है कि मैक्रो एज अ होल होता है और माइक्रो बड़ा स्मॉल और इंडिविजुअल के ऊपर बात करता है, ठीक है। मैं चीजों को बोरिंग करने की कम कोशिश करती हूँ, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम है, वो क्या है बेटा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, और आप लोगों को क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये सबसे पहले पता होना चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन, जो भी इंटीग्रेशन, जो डेफिनेशन चलते हैं इकोनॉमिक्स थ्योरी की, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, यूटिलिटी पे बात करता है, वैल्यू, प्राइस, वेल्थ और गुड्स पे बात करता है। यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी वांट सेटिस्फाइंग पावर को, वांट सेटिस्फाइंग पावर इज कॉल्ड यूटिलिटी, ठीक है। यूटिलिटी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, यानी वांट को, यानी जो हमारी इच्छा है, इच्छा को पूरा करने वाली पावर को क्या कहा जाता है? यूटिलिटी, ठीक है। यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग क्वालिटी ऑफ गुड्स। इस यूटिलिटी बहुत तरह की होती है, यानी फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी। वैल्यू, जब हम किसी, कोई भी हमें किसी भी चीज की जरूरत है, सपोज करो आप लोगों को एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम निकालने के लिए कोर्स की जरूरत है, तो मैं उसके बदले में आप लोगों को पैसा ले रही हूँ और पढ़ा रही हूँ, तो मेरे कोर्स की क्या वैल्यू हो गई? तो वैल्यू इज अ परचेजिंग पावर ऑफ अ कमोडिटी ऑफ अदर कमोडिटीज और सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी, उसे ही वैल्यू बोलेंगे। प्राइस, वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड प्राइस। प्राइस क्या होता है? जब वैल्यू को प्राइस में, यानी पैसों में, मतलब टर्म्स में, वैल्यू की मॉनेटरी टर्म्स में देखा जाए तो उसे ही प्राइस बोलते हैं। वैल्यू एंड प्राइस आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट, दे आर नॉट इंटरचेंजेबल, ठीक है, दो तरह के होते हैं। फिर है वेल्थ,
वेल्थ क्या होता है बेटा? वेल्थ का मतलब होता है वेल्थ जिसके अंदर पैसा ही नहीं बल्कि सारी चीजें आ जाती है। एनीथिंग विच हैज वैल्यू इज कॉल्ड वेल्थ। वेल्थ possesses or utility is a scarce, it is a transferable। गुड्स क्या होते हैं? जो गुड्स होते हैं, ऑल थिंग्स सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, वो सारे गुड्स कहलाते हैं। गुड्स से मतलब टेंजेबल और इनटेंजेबल। टेंजेबल चीज और जो विजिबल चीज होती है वो तो गुड्स होते हैं, और जो सर्विसेज होती हैं वो इनटेंजेबल यानी दिखाई ना देने वाली चीजें होती हैं। लाइक मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं एक सर्विस दे रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो क्या ये दिख रही है? नहीं दिख रही है। दूसरा, अगर कोई बंदा, कोई मान लो आपने, आपको भूख लगी, आपने समोसा खाया, तो समोसा दिखाई दे रहा है? हाँ जी दिखाई दे रहा है, राइट। तो टेंजेबल थिंग्स जितने भी होते हैं, जैसे चेयर, टेबल, पेन, ब्रेड, फैन, सोप, गैस, वाइन, राइस, बटर, ये सारे क्या हो गए? टेंजेबल चीजें हो गई। इनटेंजेबल मतलब जो दिखाई नहीं देती। टाइप्स ऑफ गुड्स, फ्री गुड्स। जो फ्री गुड्स आर गिफ्ट ऑफ नेचर, जो ऐसे गुड्स जो फ्री है नेचर की तरफ से, जो किसी भी मैन के द्वारा बनाए नहीं गए, जैसे एयर हो गया, सनशाइन हो गया, सी वाटर हो गया, ये सारे फ्री गुड्स होते हैं। इकोनॉमिक्स गुड्स, ऑल गुड्स आर मेड बाय मैन, आर स्केयर इन सप्लाई, जो जिनकी सप्लाई लिमिटेड ही है, ये सारे मैन के द्वारा बनाए गए। लकड़ी दी गई फ्री में, लेकिन चेयर किसी बंदे ने बनाई, तो चेयर की जो संख्या है वो लिमिटेड है, लिमिटेड नंबर में मिल सकते हैं, अनलिमिटेड नहीं है। गुड्स दो तरीके से बांटे गए हैं, एक तरह से कंजम्पशन गुड कौन से होते हैं और प्रोडक्शन गुड्स कौन से होते हैं। यहाँ पर ये वीडियो खत्म करेंगे, बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी वरना, ठीक है। कंजम्पशन गुड कौन से होते हैं? सिंगल यूज और ड्यूरेबल। प्रोडक्शन गुड सिंगल यूज और ड्यूरेबल। सिंगल यूज कौन कौन से होते हैं? कंजम्पशन यानी सीधा सीधा खाना, जैसे बनाना, बिस्किट, फेस क्रीम, लिपस्टिक, ये यूज करने हैं, राइट। ड्यूरेबल यानी जो लंबे टाइम तक चलेंगे, पैन, सीलिंग फैन, ऐसे। प्रोडक्शन जैसे आपको सिंगल यूज यानी जैसे प्रोडक्शन करते टाइम आप जब सिंगल यूज गुड खरीदते हो, लाइक सीमेंट, सीमेंट से आप घर बनाओगे, जब पूरी चिनाई करोगे, उसके बाद उस सीमेंट का यूज हो सकता? नहीं यूज हो सकता। शुगर केन से आप चीनी बनाओगे, इसके बाद चीनी से कुछ बना सकता? नहीं। ये तो ये सारे क्या हो गए? सिंगल यूज हो गया। ड्यूरेबल यानी बहुत टाइम तक चलेगा, लाइक मशीन्स, ट्रैक्टर, कंबाइन, ये सारे हो गए, ठीक है। ये आप लोगों को एक बार रीड कर लेना है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। ये चैप्टर मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन चैप्टर मैंने आप लोगों को करवा दिया है, लेकिन बहुत सारी चीजें आप लोगों की बुक मतलब जो सिलेबस है उसका पार्ट नहीं है, बट कुछ चीजें फिर भी एग्जाम में आ जाती है। कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? जो जिसमें डायरेक्ट जो कंज्यूमर है वो डायरेक्टली कंज्यूम करेगा, यानी वो बेचने के लिए नहीं खरीद रहा, बल्कि अपने आप अपनी जो वांट है उसको सेटिस्फाई करने के लिए खरीद रहा है, उसे कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। प्रोड्यूसर, जब कोई ऐसा बंदा खरीद रहा है जिसका यूज करके वो आगे कोई गुड बना के बेचेगा, उसे प्रोड्यूसर गुड्स को बोलते हैं। मटेरियल गुड्स लाइक टेंजेबल और आर टेंजेबल और विजिबल गुड्स होती हैं। मटेरियल गुड्स लाइक एग्जांपल चेयर, टेबल, यानी मटेरियल एज अ, जैसे मान लो मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तो मैं पढ़ा रही हूँ, मैं एक पेन यूज कर रही हूँ, मैं एक लैपटॉप यूज कर रही हूँ, मैं एक बोर्ड यूज कर रही हूँ, तो वो क्या हो गए? वो सारे मटेरियल हो गए। नॉन मटेरियल गुड्स कौन से होते हैं? जो सर्विसेज टाइप, जो नॉन टेंजेबल होती है, वो सॉरी इनटेंजेबल होती है, जो दिखाई नहीं देती, जैसे डॉक्टर, एडवोकेट, टीचर्स। ट्रांसफरेबल गुड्स, जिसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर किया जा सकता है, मूव किया जा सकता है। नॉन ट्रांसफरेबल, जिसको मूव नहीं किया जा सकता, लाइक इंटेलिजेंस, स्किल, एबिलिटी, यानी मैं अपनी टीचिंग स्किल किसी और को देना चाहूँ, नहीं दे सकती, राइट। ड्यूरेबल गुड्स जो लंबे टाइम तक चलेगी, उसे ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। पेरिशेबल गुड्स जो जल्दी खराब हो जाती है, जैसे वेजिटेबल, मिल्क, बटर। प्राइवेट गुड्स जो किसी एक बंदे की प्रॉपर्टी राइट है उसके ऊपर। पब्लिक गुड्स जो जिसके ऊपर किसी एक का राइट नहीं है बल्कि सभी का है, लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कॉलेजेस, स्कूल्स, रोड्स, हाईवे, रेलवे, राइट। तो ये हो गया। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स की क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है आप लोगों के बिजनेस इकोनॉमिक्स का, ये चीज हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखती हूँ ये टॉपिक कितना बड़ा है, लिमिटेशन, और उसके बाद आगे आपकी अगला टॉपिक देखो। बस ये दोनों टॉपिक और पढ़ेंगे हम। बिजनेस इकोनॉमिक्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस है? तो जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो हेल्प करता है आप लोगों की एनालाइज करने में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, जो डिसीजन लेने में, डिसाइडिंग डिग्री ऑफ रिस्क की, किसी भी बिजनेस में, किसी भी इकोनॉमी में कितना रिस्क है, उस चीज को डिसाइड करने में इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। अनसर्टेनिटी को डिक्रीज करने में हेल्प करता है। डिमांड और सेल फोरकास्टिंग करता है। प्लानिंग में प्लानिंग, फॉर्मुलेशन, ऑर्गेनाइजिंग, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इन सब में हेल्प करता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हेल्प करता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, वैल्यूएशन, ये सारी चीजों में हेल्प करता है। अब दो वर्ड आए, एक तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम।
वो चीज आप मेरे को बताओगे, वरना मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स एक नैरो टर्म है, एक नैरो स्कोप है। इट डज नॉट डील विद सब डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स। इट इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स इन कैरेक्टर। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स कैरेक्टर में है, ये एक इकोनॉमिक्स का बहुत एक नैरो पार्ट है, एक छोटा पार्ट है। ये डील करता है इंडिविजुअल फर्म्स अलोन में। मैक्रो इकोनॉमिक्स नोट सपोर्टेड, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स इसमें नहीं आते। तो ये तो बात है, आप लोगों के सिलेबस में बिजनेस इकोनॉमिक्स है यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव इन नेचर, बस ये चीज याद रखना है आप लोगों को। बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव है। बिजनेस इकोनॉमिक्स डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ economic theory in business practice, but such application is good or bad explained by it. Business economy based on unrealistic assumptions, break-even analysis, one of the tool of business economics which is statistic in nature। कहता है नॉर्मेटिक बताया, जो आप लोगों का है नॉर्मेटिव इन नेचर, यानी ये बताता है इट शुड बी, मतलब ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पर जरूरी नहीं है ऐसा हो। यानी ठीक है, ये अनरियलिस्टिक एजम्पशन पे बेस्ड है। जैसे आप लोगों को मैंने बताया था, आगे बताऊंगी आप लोगों को। अनरियलिस्टिक एजम्पशन जैसे ये बोलता है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, जब डिमांड जब कीमत घटती है तो डिमांड बढ़ती है, बट कई बार ऐसा नहीं होता है, डिमांड घटती है तो डिमांड बढ़े, जरूरी नहीं है। तो ये अनरियलिस्टिक एजम्पशन भी लेता है, रखता है। लेकिन हम लोग उन्हीं को सच मानते हैं, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमिक्स है, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, वो नॉर्मेटिव इन नेचर है, जो जैसा बोलती है वो वैसा ही है, ठीक है। यानी कुछ रूल्स और रेगुलेशन है, कुछ थ्योरीज है, स्टैटिस्टिक इन नेचर है, इस वजह से इसको अनरियलिस्टिक या फिर नॉर्मेटिव इन नेचर बोला गया है, ठीक है। आप लोगों का जो कॉम्पिटिटिव नेचर होता है, वो उसमें इकोनॉमिक्स आप लोगों को हो सकता है मे बी बोरिंग लगे, बट ये आप लोगों की इकोनॉमिक्स की छोटी सी पहली सी क्लास थी, जिसमें मैंने आप लोगों को चीजें थोड़ी सी बस इंट्रोड्यूस कराई है। बस बेटा मैं आप लोगों को कोशिश करूंगी, सबसे पहले तो हम लोग ना, पहले कोई भी आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को कवर कर रहे हो, पहले तो उसका बेस पढ़ो, पूरा थ्योरेटिकली रीड कर लो, देन उसके बाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो चीजें। तो मैं जैसे आप लोगों को एफएम करवा रही हूँ ना, जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बच्चे स्पेशली मैं उनको बोल रही हूँ, नेट वाले बच्चे स्पेशली मैं उनको बोल रही हूँ कि भाई जैसे मैंने आप लोगों का एफएम कवर करवाया, एक बार डीप में करवा दिया, फिर एक बार शॉर्ट में समरी में मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स से पहले एक बार डीप में करवाऊंगी, फिर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वन लाइनर आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगी कि आप एग्जाम से पहले 2-3 हफ्ते पहले ये वाली चीज याद कर लेना। बस आप लोगों को डिटेल में वीडियोस देखने की कोई जरूरत नहीं है, वो वन लाइनर मैं आप लोगों को लास्ट में दे दूंगी। इज इट क्लियर? तो लेकिन शुरू में जो बच्चा, जिस बच्चे का काफी टाइम से स्टडी छूट गई है, तो उसे समझाना जरूरी है। दैट्स वाई मैं आप लोगों को चीजें ईच एंड एवरीथिंग एक बार ही पढ़ाऊंगी तो जरूर, ताकि क्योंकि बच्चों आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो कल को, आप नेट क्वालिफाई करके एक अच्छे टीचर बनोगे, एक अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, तो आप लोगों को अपना बेसिक क्लियर रखना है, क्योंकि आप लोगों को भी आगे बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। मैंने कोशिश करी है अपना आप लोगों को अच्छे से पढ़ाने की। कोई भी बच्चा जो मेरे बैच में है, सबसे पहली बात मैं यही बोल रही हूँ आप लोगों को कि थैंक यू मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए, पर रेगुलर पढ़ते रहिएगा। मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, जो भी बच्चे हैं जो अच्छे हैं ना, जेन्युइन बच्चे हैं ना, मुझे वही रखने हैं। इसलिए मेरे कोर्स की फीस ना बहुत ज्यादा होती नहीं है, मतलब बहुत कम नहीं होती है, मैं सही ठीक ठाक फीस रखती हूँ, ताकि बच्चे जो कूड़े बच्चे हैं वो ज्यादातर नहाए। कूड़े बच्चे इन द सेंस, बच्चा कोई भी बच्चा वैसा नहीं होता, सब अपने में मतलब अच्छे होते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है बेटा, कई बार आप लोग जज मत करना प्लीज, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ना नहीं होता, बस टाइम पास करना होता है, इधर से उधर पीडीएफ घुमानी होती है। तो कई बार ऐसा हो रहा होता है, वो जज करते हैं। तो मेरे को ऐसे बच्चे चाहिए जिसको सच में मेरी जरूरत है। मतलब अगर कोई मुझसे पढ़ना चाहता है और वो सोचो आप लोगों का जो असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट का कोर्स है कितना लेंदी है और सारी चीजें आप लोगों को करवानी है, तो मतलब मुझे भी जो है मतलब ठीक ठाक, मैंने फिर भी आप लोगों के नोटिफिकेशन से पहले 5000 के कोर्सेज रखे हुए हैं, आप लोग आराम से अवेल कर सकते हैं। मतलब करा भी है आप लोगों ने। और जो बच्चे आप मतलब पे करके आ गए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग पूरे कंटेंट का बेनिफिट उठाएं, और आप पहले तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है इनको डिटेल में पढ़े, फिर उसके बाद जैसे जैसे आप लोगों का मतलब टाइम आएगा ना, जैसे जैसे आप लोगों को एग्जाम नजदीक आएगा, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी चेंज होती जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैम बिल्कुल रिजिड है और जैसे करवा रही है वैसे ही करवाएगी, नहीं। मैं ना बिल्कुल मतलब डायनामिक तरीके से काम करवाती हूँ, और बिल्कुल आप लोगों की कोर्स में पूरी फ्लेक्सिबिलिटी रखती हूँ कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीजें चेंजेस कर सकूं, ठीक है। तो आप लोगों को चिंता नहीं करनी, जितना पढ़ा रही हूँ उसको कंटिन्यू पढ़ते रहना है, और इसी तरह हम अपने सिलेबस को एक दिन कंप्लीट कर लेंगे। एफएम में एक टॉपिक और बचा है आप लोगों का, वो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वो जल्दी हो जाएगा, फिर उसके बाद आप लोगों का एफएम कंप्लीट है, ठीक है।
ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ। अगर आप किसी भी कोर्स में मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और इकोनॉमिक्स को अगर आपने बहुत टाइम पहले छोड़ भी दिया है तो नोट्स का रीड करें, आप लोगों को बहुत सारी चीजें अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो को। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।